हमने देखा कि बहुत सारी परिभाषाएं हमने पढ़ा। उन परिभाषाओं में लेपियर की परिभाषा को हमने देखा, क्यूबर की परिभाषा को देखा, वार्ड की परिभाषा को देखा, सिम्बर की परिभाषा को देखा, गिलिन की परिभाषा को हमने पढ़ा और जॉनसन की परिभाषा को पढ़ा। सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमें अपने आप समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मालूम हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। क्योंकि सामाजिक संबंध ही हमें सबकी परिभाषाओं में मिल रहा है, कहीं अंतर वस्तु के रूप में, तो कहीं सामाजिक अंतः संबंधों के रूप में, कहीं सामाजिक अंतः क्रियाओं के रूप में। तो कहने का मतलब जितनी भी परिभाषाओं को हमने पढ़ा, सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। उदाहरण की सहायता से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों अथवा समाज के अध्ययन का इतना महत्व क्यों है? हम संबंधों पर ही इतना जोर क्यों देते हैं? आज हम 3-4 दिन से पढ़ा रहे हैं ना, हम हमेशा संबंध ही बता रहे हैं। आप लोगों को भी ये लगता होगा कि हमेशा ये इसमें संबंध ही है। समाज शास्त्र सिर्फ संबंधों पर ही इतना जोर क्यों देता है? अध्ययन की सरलता के लिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं कि सामाजिक संबंधों का इतना महत्व क्यों है। उदाहरण के रूप में हम इसकी तुलना एक फूल माला से करते हैं। किससे करते हैं? एक फूल माला से करते हैं। जब बहुत से फूलों को हम एक लड़ी में व्यवस्थित करते हैं और तब जाकर के वह एक फूल माला तैयार होती है। एक फूल को एक फूल से, एक फूल को एक फूल से जोड़ते हैं ना, तभी जाकर के वह फूल माला तैयार होती है। और उस फूल माला ऐसे भी नहीं तैयार हो जाती है। उस फूल माला को तैयार करने के लिए संबंध को भी जोड़ना पड़ता है ना। संबंध क्या है उसका? उसके बीच की रस्सी, उसके बीच का धागा। जब तक हम उसमें धागा नहीं डालेंगे तब तक एक फूल का दूसरे फूल से संबंध नहीं होगा। चाहे इसको संबंध कह लो और चाहे इसको अंतर वस्तु कह लो, हम फूल को ही देखते हैं। फूल के अंदर जो लगा हुआ धागा है उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि संबंध क्या है? हमारी अंतः क्रिया है, हमारे अंतः की बात है, हमारे अंतर की बात है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से हम बहुत से फूलों को एक लड़ी में व्यवस्थित करते हैं, तत्पश्चात एक फूलमाला का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से जब बहुत से व्यक्ति और बहुत से समूह अनेक ही कार्यों के रूप में एक दूसरे से, जब बहुत से व्यक्ति और समूह अनेक ही कार्यों के रूप में एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, तब हम इसको समाज कहते हैं, या यूं कह लीजिए तब यहीं से समाज का निर्माण होता है। जिस प्रकार से एक फूल माला का निर्माण होता है,
ठीक उसी प्रकार से समाज का भी निर्माण होता है। जब बहुत से फूलों को हम एक लड़ी में पिरोते हैं, तत्पश्चात एक फूल माला का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से जब बहुत से व्यक्तियों को, बहुत से समूहों को हम व्यवस्थित रूप, ये सब व्यवस्थित रूप से संबंधित हो जाते हैं एक दूसरे से, तत्पश्चात जाकर के समाज का निर्माण होता है। यही समाज शास्त्र का मुख्य विषय वस्तु। समाज शास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट करने के उपरांत हम समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र या समाज शास्त्र की विषय वस्तु को दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में बांटने के उस पश्चात हमारा अध्ययन थोड़ा सरल हो जाता है। पहला कि यह समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इस प्रकार के समाज शास्त्र में कुछ विशेष संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है? पहला भाग क्या है कि समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसमें कुछ विशेष संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा भाग जो है हमारा कहता है, या हमारी जो दूसरी विचारधारा है, वह दूसरी विचारधारा कहती है कि समाज शास्त्र विशेष विज्ञान नहीं है बल्कि सामान्य विज्ञान है। इसके अंतर्गत सभी सामान्य संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। दो विचारधाराएं हैं। जो विशेष की बात करता है कि समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान है, हम उसको स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं। और जो ये कहता है कि समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, हम उसको समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय कहता है कि समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसमें केवल समाज शास्त्र के कुछ विशेष संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, अन्य संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है। लेकिन जो हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय है, जो हमारा सामान्य विज्ञान है, वो कहता है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत हम विशेष संबंधों का अध्ययन नहीं बल्कि सामान्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, अर्थात सभी संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। अब विशेष स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशेषात्मक संप्रदाय, ये क्या है? इस संप्रदाय के समर्थकों में जॉर्ज सीमिल, मैक्स वेबर, टॉनीज, बानविज आदि प्रमुख समाजशास्त्री आते हैं। इनका मत है कि समाज शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। यह विशेष प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। इनका मत है कि समाज शास्त्र अभी एक नया विज्ञान है। इस स्थिति में यदि हम समाज शास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करने लगेंगे तो वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाएगा। इनके कहने का मतलब कि यह सामान्य समाज विज्ञान नहीं है, यह विशेष विज्ञान है। क्योंकि हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा देते हैं, अगर हम सामान्य रूप से इसका अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें वैज्ञानिकता खत्म हो जाएगी, हम इसको विज्ञान नहीं कह सकते हैं। ऐसा स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का कहना है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाना आवश्यक है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब समाज शास्त्र में केवल उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाए जिनका किसी दूसरे समाज में किसी दूसरे विज्ञान से नहीं किया जा सकता। हम केवल उन्हीं संबंधों का अध्ययन करेंगे
जिनका किसी दूसरे विज्ञान में नहीं किया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के इस दृष्टिकोण को विभिन्न समर्थकों ने अपने को इस संप्रदाय को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया, जिसमें जॉर्ज सीमेल के विचार हैं, वीरकांत के विचार हैं, मैक्स वेबर के विचार हैं, दुर्खीम के विचार हैं, सोरोकिन के विचार, यानी तमाम समाजशास्त्रियों ने स्वरूपात्मक संप्रदाय को, समन्वयात्मक संप्रदाय को का वर्णन अपने अपने ढंग से किया।